Hello dear students, now we are going to solve this question number 68 from test paper 2020-21 from 11th entrance. So here three parts are given which says the sum of the squares of sides of a rhombus is equal to the sum of the squares of its diagonals. तो पहले तो हम इसको समझते हैं, इसका मतलब क्या है, क्या ये सही है या नहीं है। क्या मतलब है कि जो सम ऑफ द स्क्वायर्स है उनकी साइड्स का, जैसे मैंने ये यहाँ पर रोमबस बनाया और ये कहते हैं कि सम ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है, इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। मान लीजिए ये दोनों डायगोनल है ए सी और बी डी, और ए बी सी डी जो है वो रोमबस है। हमें पता है रोमबस के बारे में, इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल्स पे। क्या मतलब है, ये जो एंगल होगा यानी यहाँ पर ए ओ बी की बात करूँ तो यह राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, है ना। और बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि ओ बी ओ सी बराबर है ओ बी और ओ डी बराबर है ना। और ये हाफ ऑफ ओ बी जो है हाफ ऑफ बी डी हो जाएगा, ओ ए जो है हाफ ऑफ ए सी लिख सकता हूँ मैं। तो और क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ से हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो अगर मैं इस ट्रायंगल ए ओ बी के अंदर पाइथागोरस लगा दूँ तो क्या होता है, पाइथागोरस 90 के सामने जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं, और हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस यानी ओ ए और ओ बी के स्क्वायर के सम के बराबर होता है ना। और हमें ये प्रूफ भी करना है कि साइड का सम जो है वो डायगोनल के सम के बराबर है। तो देख लेते हैं, हमें पता है ओ ए हाफ ऑफ ए सी है यानी ए सी बाई 2 लिखा जा सकता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया मैंने। इस तरीके से ओ बी जो है वो बी डी के हाफ है तो बी डी बाई 2 और होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ए सी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन होता ही ये बी डी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। जब मैं एलसीएम लूँगा तो ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर डिवाइड बाई 4, और ये जो 4 है ये ए बी के पास जाएगा तो 4 टाइम्स ए बी का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से हट के ट्रांसपोज होते हुए। तो अब हमें क्या देखना है, हमें पता है ये रोमबस है और रोमबस में चारों साइड जो होती हैं वो बराबर होती हैं। तो क्यों ना मैं यहाँ पर ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर लिख दूँ, ठीक है। और मुझे पता है चारों साइड इक्वल है तो एक एक करके मैं इनको चेंज कर सकता हूँ। ए बी की जगह पे मैं बी सी भी लिख सकता हूँ, सी डी भी लिख सकता हूँ, डी ए भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि सारी साइड का सम का स्क्वायर जो है वो इनके डायगोनल के स्क्वायर के सम के बराबर है, यानी ये बात सही है। अब हम दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ अ रोम्बस इज अ रेक्टेंगल। तो इस बात को भी हम समझेंगे। तो ये कहते हैं कि ये रोम्बस है, ठीक है, और रोम्बस के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ए बी सी डी यहाँ पर मैंने माना है कि ये रोम्बस है। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ जो एंगल है 1 2 3 एंड 4 5 एंड 6। अगर मैं मुझे पता है कि ये जो साइड है इसका नाम दे देता हूँ पी क्यू आर एस, जो मिड पॉइंट है इनकी। अच्छा, अब ये मिड पॉइंट हो गई तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ये जो साइड होगी यानी ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ये वाला ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम देख सकते हैं कि ये ए डी बी सी के बराबर है, ऑब्वियस सारी साइड इक्वल होती हैं रोम्बस के अंदर। तो मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो बना है तो ये ए एस जो है हाफ ऑफ ए डी हो जाएगा। इसी तरीके से सी, ये जो क्यू सी है या सी क्यू, ये हाफ ऑफ बी सी हो जाएगा। जब ए डी के बराबर बी सी के बराबर है तो इनके हाफ भी तो इक्वल होंगे। इस वजह से ए एस सी क्यू के बराबर हो जाएगा, ए पी आर सी के बराबर हो जाएगा, और यहाँ से ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं क्योंकि रोम्बस जो है वो पैरेललोग्राम होता है और पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड और अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। तो ये वाला एंगल इक्वल हो गया। तो मैं देख सकता हूँ कि बाई साइड एंगल साइड ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हो गए, है ना, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ऐसे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट रहेंगे तो बाई सी पी सी डी ये वाली साइड इसके बराबर रहेगी, ये वाली साइड इसके बराबर रहेगी, और जिस क्वाड्रिलेटरल के अंदर ऑपोजिट साइड इक्वल हो जाती है
उसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं। अब हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे इसको रेक्टेंगल करवाने के लिए, अगर मैं एंगल 2 को एंगल 6 के बराबर करवा दूँ तो मैं देखूँगा कि ये साइड इसके पैरेलल है और इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो अगर ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो एक एंगल 90 हो जाएगा। तो मैं कैसे इसको बराबर कर सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ, इस वाली लाइन पे आप देख सकते हो कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये 180 हो जाएंगे, है ना। और अगर मैं इस वाले ट्राइंगल के अंदर देखूँ तो इस वाली लाइन पर, है ना, ये क्यों है, लीनियर पेयर से है ना, तो 4 प्लस 6 प्लस 5 इक्वल टू 180। जैसा कि मैंने शुरू में ही क्या करवा दिया था, कॉन्ग्रुएंट करवा दिया था इन ट्राइंगल को, ठीक है। और हमें पता है ये साइड इसके बराबर है तो ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे इस तरीके से, ये तो इसके कॉन्ग्रुएंट भी है। तो जब ये दोनों एंगल बराबर है तो यहाँ पे ये दोनों एंगल बराबर है और इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल 5 एंगल 1 के बराबर हो जाएगा, है ना। और इसी तरीके से इस वाले ट्राइंगल के अंदर देखोगे तो 3 जो है वो 4 के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि AB BC के बराबर है, इनके हाफ इसके बराबर होगा। तो जब PB BQ के बराबर है तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड इक्वल होते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये जो 3 है इसको मैं 4 लिख देता हूँ और ये जो एंगल 1 है एंगल 5 लिख देता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पर जब मैं इसको ट्रांसपोज करूँगा, इक्वेट करूँगा, तो ये भी 180 के बराबर है, ये भी 180 के बराबर है। तो यहाँ पे ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी और ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी और बचेगा क्या यहाँ पे, एंगल 1 एंगल 6 के एंगल 2 जो है एंगल 6 के बराबर हो जाएगा इक्वेट होके। तो एंगल 2 एंगल 6 के बराबर हो गया और क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है तो एंगल 2 प्लस एंगल 6 180 और दोनों जब बराबर हो चुके हैं तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 लिख सकता हूँ और जब इसको डिवाइड करूँगा तो 180 डिवाइड बाई 2 और एंगल 2 आ जाएगा 90 डिग्री के, ठीक है। तो जिस पैरेललोग्राम के अंदर, क्योंकि हम पहले से ही PQRS को पैरेललोग्राम प्रूफ कर चुके थे कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा के, ठीक है। तो जिस पैरेललोग्राम के अंदर एक एंगल 90 डिग्री का हो जाए तो वो रेक्टेंगल हो जाता है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। अब हम तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। कह रहे हैं बोथ डायगोनल्स ऑफ रोम्बस डिवाइड इट इनटू 4 ट्राइंगल्स विच आर सिमिलर वंस। तो ट्राइंगल के सिमिलर होने के लिए 2 एंगल काफ़ी होते हैं उसको सिमिलर करवाने के लिए, क्योंकि तीसरा एंगल जो होता है एंगल सम प्रॉपर्टी से इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला ट्राइंगल, ये 4 ट्राइंगल्स हैं और अगर मैं इन चारों को सिमिलर करवा दूँ किसी रूल के ज़रिए से, तो अगर मैं पहले तो इन दोनों की बात करता हूँ, ठीक है। इन दोनों में ये एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, ये साइड कॉमन है और ये वाला एंगल 90 डिग्री है। तो एंगल से भी हो गया, एंगल साइड से भी हो गया, है ना। तो एंगल 2 एंगल काफ़ी होता है तो दोनों सिमिलर हो गए। ऐसे ये दोनों सिमिलर होंगे एंगल से, ये दोनों सिमिलर होंगे। तो चारों एंगल यहाँ पे क्या है, आपस में चारों ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर होंगे एंगल से, ठीक है। 2 एंगल काफ़ी होता है तो इस वजह से ये जो स्टेटमेंट है थर्ड वाली वो भी सही है। इसका मतलब क्या है, बी पार्ट जो है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आर ट्रू फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो आई होप आपको जो है समझ में आया होगा कि इसको किस तरह से करना था, कंसेप्ट क्या लग रहा है यहाँ पर। और ये जो है क्वेश्चन ये क्लास 9 की किताब में से है, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर आपने पढ़ा होगा। तो अच्छे से तैयारी करते रहिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे कनेक्टेड टू मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।